नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है मेरे सभी प्यारे दोस्तों का उत्कर्ष से उत्कर्ष पर। मैं अक्षय गौड़ रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ इस एनटीपीसी कोर्स में। और आज का टॉपिक एकदम फ्रेश टॉपिक, एकदम नया टॉपिक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एजम्पशंस यानी पूर्व धारणा। दोस्तों, एजम्पशंस पूर्व धारणा का अर्थ अगर समझ जाओगे तो ही क्वेश्चन के अर्थ को समझते हुए आंसर दे पाओगे। लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है। लॉजिकल रीजनिंग में इससे पहले दोस्तों आपने कॉज एंड इफेक्ट और कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष और कारण प्रभाव, ये दो चीज़ें ऑलरेडी की हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका एक या दो क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लगातार इस पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस दौरान आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अ वेरी गुड आफ्टरनून सपना, ओमाराम, अशरफ, सुशील, देव, गहलोत, रमेश, सुभाष, दिलराज, प्रद्युमन, निकिता, महेंद्र, सीमा, पप्पू, मोहित, ढोलू, रघुवीर, तौकीर, विक्की, जीतू, सुनील, ढोलू, सबको दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम बहुत जल्दी स्क्रॉल हो रहे हैं, नज़र में कैच नहीं हो रहे हैं। जो दिख रहा है बस वही आपको बोलिए मैंने। बाकी तमाम दोस्त हज़ारों की संख्या में इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक लगातार आप हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े होंगे और एक फ़ायदा जो आपको हो रहा है वो आपको अपनी प्रोग्रेस में दिख रहा होगा। अब वो फ़ायदा हो रहा है, ये प्रोग्रेस में कैसे दिखेगा? जब आप रेगुलरली दोस्तों सैम्पल पेपर्स देते हैं। अगर आपने उत्कर्ष ऐप पर हमारा ये एनटीपीसी का कोर्स ख़रीदा है जिसके वीडियोस तो आपको फ्री मिल रहे हैं, परंतु क्लास, पीडीएफ, क्विज़ और बहुत सारे अलग फैसिलिटीज़ जैसे कि मॉडल टेस्ट पेपर्स, उनका वीडियो सॉल्यूशन, उनका रिटर्न सॉल्यूशन आदि आपके पास है, तो भी उससे आप प्रोग्रेस पता लगा सकते हैं। नहीं तो कोई भी सैम्पल पेपर का किताब तो आपके पास होगा, क्योंकि बिना पेपर प्रैक्टिस के दोस्तों, बिना टेस्ट दिए एग्ज़ाम में जाने का मतलब है सारा का सारा नॉलेज, पूरा कोर्स आपने बहुत तरीके से पढ़ा हो भले ही, पर अगर टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं की है तो सारा वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है। आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। पेपर आपको देना है, कहाँ से देना है, कैसे देना है, सब डिसाइड कर लो। आज से दिन गिन लो आपके पास कितने हैं। अगर रोज़ का एवरेज एक पेपर सॉल्व नहीं किया एग्ज़ाम में जाने से पहले, आज भाई कितने दिन बचे हैं? अभी अक्टूबर चल रहा है, 12 तारीख हो गई है, यानी लगभग 19 दिन तो इस महीने के बाकी हैं। आज का मिला लूँ तो 20 दिन तो इस महीने के बाकी हैं और उसके बाद दिसंबर भी है। तो आप देख लीजिए अब कितने, मतलब एग्जाम में जाने से पहले 50 मॉडल टेस्ट पेपर्स का प्रैक्टिस नहीं किया दोस्तों, तो आपका सारा पैसा, आपकी सारी एनर्जी और सारा पढ़ा हुआ वेस्ट है। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। नया टॉपिक आज शुरू हो रहा है, एजम्पशंस यानी पूर्व धारणा, और इसका मतलब क्या होता है आप जान जाइए। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जब आप आज का वीडियो पूरा देख लें तो उसके बाद एजम्पशंस के मेरे जो पुराने वीडियो है, सर्च में लिखिए एजम्पशंस बाय अक्षय सर या एजम्पशंस उत्कर्ष क्लासेस, ऐसा कुछ सर्च कीजिए। आपको मेरे जो पुराने प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज की क्लास में एक भी क्वेश्चन उसमें से कॉमन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह अलग हैं, तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उससे भी फायदा होगा। 10-12 क्वेश्चन पुराने 2-3 वीडियोस देखिएगा, 10-10 क्वेश्चन के 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे। आज भी 10-12 क्वेश्चन कर लोगे, 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो कोई माइकालाल आपको रोक नहीं सकता। हालांकि सिर्फ आज की क्लास भी आपको एग्जाम पास कराने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों पहले मतलब समझिए कि पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, एजम्पशंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों एजम्पशंस का मतलब वो होता है एक ऐसा थॉट, एक ऐसा भाव जो कथन में अंतर्निहित हो, समथिंग विच इज इम्प्लिसिट, समथिंग विच इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, समथिंग विच इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, जो कथन में अंतर्निहित हो। अब इम्प्लिसिट, अंतर्निहित से क्या मतलब है, इसको ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। कंक्लूजन्स पढ़ा है आपने, ये कंक्लूजन्स जैसा ही है, परंतु यहाँ पे जो बातें आपसे कही जाएंगी वो कंक्लूजन में नहीं कही जाएंगी। दोस्तों सपोज करें मैं आपको कह रहा हूं कि कल हम कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही पढ़ेंगे, तो दोस्तों जब आपने मेरी बात को सुना कि यार कोर्स ऑफ एक्शन सर कल पढ़ाएंगे, मतलब कल भी सर की क्लास लगने वाली है।
तो कल मेरी क्लास लगेगी ये एजम्पशन है, ये मैंने आपको कहा नहीं कि कल भी मेरी क्लास लगेगी, परंतु आपने पहले से सोच लिया कि कल कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ाएंगे, मतलब कल तो क्लास लगेगी। सपोज करें हम आपसे कहें कि दशहरे से प्रयागराज यानी इलाहाबाद में उत्कर्ष का सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। अब उत्कर्ष का सेंटर प्रयागराज में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहां से भी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, यह आपकी पूर्व धारणा हो सकती है। पूर्व धारणा वो बातें हैं दोस्तों जो इम्प्लिसिट है यानी अंतर्निहित है, कहीं नहीं जाती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अखबार पढ़ते हो, सपोज करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और आपसे कहा जाए कि भारत के शेरों ने, आपने न्यूज़ हेडिंग देखा स्पोर्ट्स पेज पर कि भारत के शेरों ने कंगारुओं को उठा उठा कर पीटा, ऐसी हेडिंग, या बुरी तरह धोया। अक्सर आता है ना कि कल के भारत के शेरों ने कंगारुओं को बुरी तरह धोया। तो ये हेडिंग जिस संपादक ने, जिस एडिटर ने लिखी, वो जानता है कि मेरी उसके इस लाइन में कुछ बातें अंतर्निहित हैं। कोई वास्तव में ये नहीं सोचेगा कि बंगाल का टाइगर और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू एक दूसरे से लड़े होंगे जिसमें शेर जीत गया। नहीं, वो ये समझ जाएगा कि भारत के शेर मतलब इंडियन प्लेयर्स की बात चल रही है, कंगारुओं को मारा यानी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात चल रही है, और मारा मतलब मुक्के नहीं मारे हैं, उनको गेम में धोया है, मतलब उन्हें बुरी तरह हराया है। तो ये संपादक ने सोचा कि ये बातें तो आपको पता ही होंगी। तो जो किसी कथन में छुपी हुई बातें पता होनी चाहिए दोस्तों, उनको एजम्पशंस कहा जाता है, उनको पूर्व धारणा कहा जाता है। जिनको डायरेक्टली आपसे कहा ना जाए, उसके बारे में आप ऑलरेडी जान जाएं, वो छोटे से छोटा कॉमन सेंस दोस्तों एजम्पशंस कहलाता है। बाकी मैं ज़्यादा बोल के बताऊंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। एक एक करके मैं क्वेश्चंस पर चलता हूं और हम देखते हैं कि कौन कौन से एजम्पशंस सही हो सकते हैं और कौन कौन से एजम्पशंस गलत हो सकते हैं। पर दोस्तों उसके ऊपर चलें, क्वेश्चंस पर आए उससे पहले कुछ ऐसे शब्द जान लीजिए, कुछ ऐसे शब्द जान लीजिए जो आपके एजम्पशन को अक्सर गलत ठहराएंगे। कौन से शब्द? ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई एक्सट्रीम वर्ड, एक्सट्रीम यानी कोई कट्टर शब्द। दोस्तों कट्टर शब्द का मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान वाली कट्टरता की बात नहीं चल रही है। कट्टर शब्द मतलब जो किसी वैल्यू को दिखाए, जो किसी वैल्यू को दिखाए। जो किसी वैल्यू को दिखाए, जैसे सभी, हमेशा, कोई नहीं, कुछ नहीं, एटसेट्रा। ये शब्द दोस्तों कभी किसी सही पूर्व धारणा का हिस्सा नहीं होते, मतलब ये सारे रॉन्ग एजम्पशंस के शब्द होते हैं। मेरे पुराने वीडियोस भी आज के इस वीडियो के बाद देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। दोस्तों अब एक एक करके मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे, क्या सही है क्या गलत है उस पर। ज़रा क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेट है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर आपको एजम्पशंस दिए जाते हैं, कथन दिया जाता है और पूर्व धारणाएं दी जाती हैं। कथन को पढ़ना पड़ेगा और फिर एजम्पशंस को देखना पड़ेगा कि क्या ये पूर्व धारणा है। देखो ये संभावना नहीं है, पूर्व धारणा है। संभावना और पूर्व धारणा अलग होता है ना। जैसे सपोज करें आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो संभावना है आप पास हो जाएंगे, संभावना है आप फेल हो जाएंगे, परंतु ये पूर्व धारणा नहीं है। आपसे कहें कि कल आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, कल आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, तो पूर्व धारणा ये हो सकती है कि आपने अगर तैयारी की है तो आप पास हो जाएंगे, ये पूर्व धारणा है। अच्छा कल एग्जाम है तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, पेन लेके जाओगे, ये सारी पूर्व धारणा है, ये संभावनाएं नहीं है तो कंक्लूजन की तरह पक्की, परंतु कथन में कहीं नहीं जाती हैं, पीछे से सोचने जैसी कॉमन सेंस की बातों को एजम्पशंस कहा जाता है। पहला कथन आपके सामने क्या है दोस्तों? आज मैं कमेंट के द्वारा आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें लगातार आपसे बात ही करने का है। इसमें कोई पेन चला के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं कर नहीं पाऊंगा, सिर्फ दिल से सोचना है, दिमाग से सोचना है दोस्तों, और जो आइडियोलॉजी है, जो मानसिकता है इस टॉपिक की, उसको ग्रहण करना है। आपसे कह रहे हैं because of the large number of potholes in the road X,
रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम हैज बिकम अ डिफिकल्टी। मार्ग X में अधिक संख्या में गड्ढे यानी पॉटहोल्स होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है। कि भाई एक सड़क है जो एयरपोर्ट जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, समय पर एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। एजम्पशंस देखिए, पूर्व धारणा है, रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी, कि हमेशा समय पर पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। अरे पागल हो क्या, ट्रेन छूट जाएगी ना, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी नहीं होता, ये तो गलत है। दूसरा देखो, पहला क्या लिखा है, निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पहुंचना तो ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है लिखा होता तो सही एजम्पशन होता, तो ये तो गलत है। दूसरा, देर इज़ नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे तक दूसरा और कोई आसान या सुविधाजनक मार्ग नहीं है। अब दोस्तों ये पूर्व धारणा करेक्ट है या नहीं, आप मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा कि यार वो सड़क ऐसी है, उस पे इतने गड्ढे हो गए हैं कि मैं समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा हूं। दोस्तों अगर मुझे ऑफिस समय पर पहुंचना है और 2-4 और रास्ते हैं, तो मैं इस रास्ते पर परेशान होके नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा और आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि क्योंकि रास्ता खराब है इसलिए मैं ऑफिस आने में लेट होता हूं। आप कहोगे यार दूसरा रास्ते से आ जाना, बहाने क्यों कर रहा है। वैसे ही अगर मैंने कंप्लेन किया है कि भाई इस सड़क पे इतने खड्डे हैं कि एयरपोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसका मतलब एयरपोर्ट जाने का शायद ये इकलौता रास्ता है या शायद ये इकलौता कन्वीनियंट रास्ता है। पता चले बाकी दूसरा रास्ता कोई 200 किलोमीटर गांव में से घूम के आ रहा है तो अलग बात है, परंतु सुविधाजनक इकलौता मार्ग यही होगा, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो ये पूर्व धारणा दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये पूर्व धारणा आपकी बिल्कुल करेक्ट पूर्व धारणा हो जाएगी। अब दोस्तों जिस तरह के ऑप्शंस एजम्पशंस में थे, कंक्लूजन्स में थे, उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ भी हैं। यानी ऑप्शंस की अगर शक्ल देखना चाहो मेरे प्यारे दोस्तों, तो वही 5 ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई भी 4 आपके सामने फेंक दिए जाएंगे। ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है। ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, केवल दूसरी अंतर्निहित है। यदि या तो पहली या दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, यदि ना तो पहली ना दूसरी, मतलब बोथ रॉन्ग, इफ नीदर नॉर, बोथ रॉन्ग, और यदि पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, मतलब दोनों सही। भाई 5 ऑप्शन है, कौन कौन से, केवल पहली केवल दूसरी, केवल पहली केवल दूसरी, दोनों सही दोनों गलत और या की स्थिति। ये 5 ही ऑप्शन हैं हमेशा की तरह, और इन 5 में से कोई भी 4 आपको दे दिए जाएंगे। वापस से क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, वेरी नाइस। सेकंड पे चल रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट क्या है जरा गौर से देखिए। गवर्नमेंट need not spend even a पैसे to provide water tankers to the drought stricken localities in the state। कथन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी का टैंकर उपलब्ध कराने हेतु सरकार को कुछ भी खर्च करना जरूरी नहीं है। मतलब ऑलरेडी कुछ जुगाड़ हो गया होगा, तभी कह रहे हैं कि सरकार को खर्च करना ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी भामाशाहों ने पहुंचा दिया या एनजीओज ने पहुंचा दिया या कुछ हो गया, पर गवर्नमेंट को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एजम्पशंस है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो नीड नॉट स्पेंड मनी ऑन प्रोवाइडिंग वाटर टैंकर्स। दोस्तों सरकार को एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मुझको ज़रूरत है या नहीं है, आपको ज़रूरत है या नहीं है, वो इससे कैसे समझा जाएगा। इससे मैं आपको, मुझको या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज को भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसके बैकग्राउंड में से कैसे समझूं। तो ये तो कोई पूर्व धारणा नहीं मानी जाएगी। पहली तो कोई पूर्व धारणा नहीं है कि पानी का टैंकर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों को भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ऐसा कैसी बात है, गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं होती लिखा है, बाकियों को होती है या नहीं होती मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं, गलत है। दूसरा, वाटर टैंकर्स कैन नॉट ओवरकम द वाटर शॉर्टेज ऑफ द ड्रॉट स्ट्राइकन लोकेलिटीज़। दोस्तों यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो वाटर टैंकर हैं ये पानी के अभाव यानी पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि टैंकर पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें तो पता है टैंकर के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब वहाँ पे टैंकर गए हैं तो पानी से काम
भाई ड्रॉट मतलब अकाल, अकाल में पानी पहुंचाने से स्थिति सामान्य तो हो सकती है, तो ये वाला एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत, ये वाला भी गलत, यानी ना ही पहला, बोथ रॉन्ग आपका आंसर हो जाएगा, बोथ रॉन्ग। बात समझ में आ रही है, पूरी तरह कॉमन सेंस से जुड़ा है दोस्तों, दोनों रॉन्ग होंगे। अनु सैनी सेकंड सही क्यों होगा, जिन्होंने भी, शिवराज ने भी लिखा है सर सेकंड सही है, महिपाल बोल रहा है दूसरा सही है, अरे दूसरा सही नहीं है, दोनों ही रॉन्ग हैं भाई, बोथ रॉन्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। टैंकर, पानी के टैंकर्स के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, टैंकर्स की ही जरूरत नहीं है, ये आप कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता चला, दूसरा भी गलत है दोस्तों। अच्छा अब देखो, ये सेम कथन लिख रहा हूं, ये सेम कथन लिख रहा हूं, ये सेम कथन लिख रहा हूं, बस पूर्व धारणाएं बदल दी हैं, अभी भी सेम है, गवर्नमेंट नीड नॉट स्पेंड इवन अ पैसे, 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टैंक, पानी के टैंक पहुंचाने के लिए, पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के लिए। अब यहाँ पे एजम्पशंस देखिए और मुझे करेक्ट आंसर दीजिए। लक्ष्मी, चंद्र प्रकाश, तौकीर, गरिमा, परवेज, जयप्रकाश, सूरज, ऋषभ, लूनी, शिव सिंह, प्रदीप, बनवारी, विमल, विरल गमित, दिनेश, ढोलू, कृतिका, नीरज, लक्ष्मी, शांडिल्य, रवीश, फटाफट से आंसर दो। हाँ, स्टेटमेंट देखिए सेम है कि पानी के टैंक सूखाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सरकार को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। एजम्पशंस देखिए, देयर आर सर्टेन ड्रॉट अफेक्टेड लोकेलिटीज इन द स्टेट। दोस्तों आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट नीड नॉट, उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी के टैंकर पहुंचाने के लिए। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि सुबह सुबह उठकर गरीबों को खाना खिलाया करो, इसका मतलब आपके शहर में सड़क पे गरीब होते होंगे, तभी तो कह रहा हूं। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, पर इससे आप ये तो समझ गए ना कि आपके राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है, तो लिखा है राज्य में कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं तभी तो पानी पहुंचाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा कल कार्यवाही पढ़ाऊंगा, तो कल क्लास है तभी तो पढ़ाऊंगा, तभी तो बोला है, तो ऑटोमेटिकली समझने वाली बातें ही तो एजम्पशंस होती हैं। दूसरा एजम्पशन क्या है, पानी के टैंकर उपलब्ध कराने में कुछ रकम खर्च करनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जोधपुर घूमने आओ, तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा, मेरे साथ ही रहना, मैं ही तुम्हें घुमाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ऐसी चीज क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसी चीज इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अक्सर जब आप कहीं जाएंगे तो आपके घूमने के पैसे लगेंगे, परंतु मैं आपको आपके पैसे खर्च नहीं होने दूंगा। आप जोधपुर आइए, मैं अपने साथ आपको घुमाऊंगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे पर आमतौर पर पैसे लगा करते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं गवर्नमेंट को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा मतलब ये कथन इसलिए तो बना है क्योंकि आमतौर पर लोगों को पानी का टैंकर खर्च करने के लिए टैंकर लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तभी तो ये एक स्टेटमेंट बना कि तुम्हारे घर पे पानी के टैंकर के पैसे नहीं लगेंगे, मतलब बाकी जगह लगते हैं तभी तो तुम्हारे पास नहीं लगेंगे, बाकी हर जगह लगते हैं तो रकम खर्च करनी पड़ती है। ये एजम्पशंस दोस्तों पूरा सही होगा, यानी यहाँ पे पहला व दूसरा दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं, बोथ एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट, आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे समझ रहे हो, सही सही में जोधपुर आ मत जाना बॉस, मैं मिलूंगा ही नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आमतौर पर जिस चीज का पैसा लगता है, अगर आपको उस चीज में पैसा ना देना पड़े तभी तो वो एक कथन बनेगा। अरे हाँ या ना, मैं आपको बोलूं जोधपुर आइए, यहाँ मिट्टी खाने के पैसे नहीं लगेंगे आपके, तो आप कहेंगे सर मिट्टी खाने के पैसे लगते ही नहीं है, ये कथन ही क्यों बोला आपने, मिट्टी खाने का पैसा तो कहीं भी नहीं लगेगा, बचपन से खाते आ रहे हैं सर। तो वैसे ही दोस्तों न्यूज़ उसी की बनती है जब सडनली कुछ हटकर काम हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट हो, कंक्लूजन नहीं एजम्पशन करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है सबको दोस्तों? ये वाला स्टेटमेंट जरा देखिए क्या है। स्टेटमेंट है द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप
wireless communication along the coastline in view of the cyclone storm hitting the coast. चक्रवर्तीय तूफान के सागर तटों के प्रभावित होने के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया। कहाँ पे? तूफान जहाँ है, कोस्टल एरियाज जो है, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन को सेटअप करने का निर्णय सरकार ने लिया है, सेटअप कर रही है। इसका मतलब देखो एजम्पशंस क्या लिखे हैं। एजम्पशंस लिखे हैं द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालेड ड्यू टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म। चक्रवर्ती तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। अब आप मुझे बताओ ये सही है या नहीं है। आपसे यहाँ कह रहे हैं द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालेड, मतलब खराब हो सकती है। दोस्तों खराब हो सकती है तभी तो वायरलेस का जुगाड़ किया है। जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे साइक्लोन हिट करने वाला है या करता है, वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप किया है। मतलब जो वायर्ड कम्युनिकेशन है, जो तार वाला कम्युनिकेशन है, वो उस साइक्लोन से खराब हो सकता है। तभी तो दोस्तों हमने वहाँ पे यहाँ पे बेतार यानी वायरलेस को हिट किया है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला, बेतार संचार प्रणाली चक्रवर्ती तूफानों के आपात को सहने में सक्षम हो सकती है। दोस्तों आपके लिए सर ने जो टीचर्स को सब्जेक्ट देकर आपकी रोज क्लास लगवा रहे हैं कि हिस्ट्री वो सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग वो सर पढ़ाएंगे, मैथ्स वो सर पढ़ाएंगे, हिंदी जो भी सब्जेक्ट लग रहे हैं कि ये साइंस वो सर पढ़ाएंगे, तो दोस्तों वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तभी तो लगाए हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन वहाँ पे अपन जाके इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वायरलेस उस तूफान को सहने में सक्षम हो सकता है। 100% होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर हो सकता है, तभी तो वायरलेस कम्युनिकेशन वहाँ पे लॉन्च करेंगे, हाँ या ना। तो दूसरा एजम्पशन भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला बोले कि चक्रवातीय तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है, यही तो डर है, तभी तो वायरलेस को इंस्टॉल करेंगे। और वायरलेस चक्रवर्ती तूफान को सह सकती है, ये सोचकर ही तो वायरलेस इंस्टॉल किया है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो दोनों दोस्तों यहाँ पे क्या होंगी, करेक्ट पूर्व धारणाएं होंगी, बिल्कुल सही एजम्पशंस होंगे। आ रही है बात समझ में? वेरी नाइस। आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, ठीक है। एक बात बताओ कि लगभग 3400 लोग इस वक्त लाइव हैं और लाइक्स एग्जैक्टली आधे 1700 हैं, तो लाइक्स ज़्यादा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एक बार सारे लोग लाइक कर दें वीडियो को, और फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रखने जा रहा हूँ। एक बार फटाफट से सब लोग वीडियो लाइक करें। स्टेटमेंट देखिए आपके सामने है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश। सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। पूर्व धारणाएं क्या है, नीचे लिखी हैं। पूर्व धारणाएं क्या है? पहली पूर्व धारणा है, समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है। इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर सकते हैं। The people responsible for the crash may destroy all the documents before the committee lay their hands on them. क्या होगा दोस्तों, यहाँ बताओ, बताइए जल्दी से। हाँ भाइयों, क्या होना चाहिए? आपके सामने लिखा हुआ है कि सरकार ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाल ही में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, मतलब गिरावट जो आई है, वो क्यों आई है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कमिटी बनाई गई है।
पूर्व धारणा है द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में पोजेस रिक्विजिट एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों आप एक सिंपल सी बात मुझको बताओ, कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ के लिए आप किसी की हेल्प मांगते हैं या सरकार किसी समिति का गठन करती है, तो समिति के गठन में योग्य लोग रखेगी, ये सोचना तो बिल्कुल सही पूर्व धारणा है ना। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं। सपोज करें कि आरक्षण की कोई बात पे सरकार कुछ करना चाहती है, कोई कमेटी बनाएगी, तो कमेटी उन लोगों को ही तो उस कमेटी में रखेगी जो आरक्षण के बारे में सही सलाह दे सकते हो। रेलवे का जैसे बजट, अपने हर साल बजट आता है, तो बजट में जो लोग सहयोग करते हैं वो सारे इकोनॉमिक्स के अच्छे ज्ञाता होंगे, तभी तो वो बजट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपसे बोला है कमेटी बनाई है, और यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्व धारणा कि उस कमेटी में विशेषज्ञता होगी। तो हमने कहा हाँ ये तो करेक्ट पूर्व धारणा है, विशेषज्ञता हो सकती है, और होगी तभी तो उन्हें कमेटी का सदस्य बनाया है। हो सकता है वो सही से जांच कर पाए, हो सकता है वो जांच ना कर पाए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु ये सोचना कि कमेटी बनाई है तो अच्छे लोगों से ही बनाई होगी, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। मतलब पहली पूर्व धारणा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पूर्व धारणा है दोस्तों कि इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेजों को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहले से नेगेटिव सोचना, आप कहीं पुलिस केस करते हैं किसी चीज पे, तो ये सोच के थोड़ी करते हैं कि जैसी पुलिस केस करूंगा वो चोर भाग जाएगा। आपकी पूरी कोशिश ये रहती है कि पुलिस केस किया है तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। वो भाग जाएंगे या नहीं भाग जाएंगे वो संभावनाएं हैं, वो नष्ट कर सकते हैं, ये संभावना है। परंतु ये इस कथन के पीछे का भाव नहीं है जो कथन के साथ साथ चले। अब जांच की है तो जांच अच्छे से हो पाएगी और वो सबको पकड़ लेंगे जिन्होंने उल्टा काम किया है, वो अपने दस्तावेज नष्ट फष्ट कर सकते हैं। ये पूर्व धारणा नहीं है, ये संभावना है, पूर्व धारणा नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। सेकंड गलत है। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? मनोज, विनोद, महेंद्र, समझ में आ रहा है? ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। जिनका आंसर दोनों है वो गलत कह रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने देख लिया ना, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखो। द मैनेजमेंट ऑफ द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड to reduce its workforce in view of sluggish demand in the market। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। कोई कार की कंपनी है, उसमें से कुछ लोगों को reduce its workforce मतलब बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय किया है। reduce its workforce, कुछ लोगों को नौकरी से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आजकल उनकी कंपनी की कार की जो मांग है वो कम हो गई है, इसलिए वो निकाल देंगे। पहला, द डिमांड ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी में कंटिन्यू टू बी लोअर इन द न्यूअर फ्यूचर। सरकारी इस कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। दोस्तों एक बात मुझको बताओ, एक कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी धंधा बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी धंधा बहुत बेकार चल रहा होता है। सपोज करें आपकी कोई दुकान है, अब आपकी दुकान में आपको पता है, कपड़ों की दुकान है अगर, तो आपको पता है कि यार जैसे दिसंबर और जनवरी में जब मल का महीना होता है तो अपने यहाँ लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो लोग शॉपिंग नहीं करते हैं। मतलब आपको पता है साल में 1-2 महीना ऊपर नीचे होता है धंधे में। पर क्या उस 1-2 महीने की वजह से आप अपना धंधा बंद करके घर बैठ जाएंगे क्या कि इन 2 महीने में दुकान नहीं चलती, अपन बंद कर देते हैं कंपनी? नहीं। अगर आपने दुकान बंद की है परेशान होके, तो तब बंद की होगी जब आपने बहुत समझा सोचा होगा कि यार इतने महीनों से तो मैं मंदी झेल रहा हूँ, मेरी दुकान पे मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक ग्राहक हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी दुकान बंद कर दूँ। वैसे ही दोस्तों एक कंपनी है जो अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेगी, अपनी वर्क पावर को रिड्यूस करेगी। तो अगर 1-2 महीने की मंदी है तो वो नहीं करेंगे ना कि 1-2 महीने बाद फिर रिक्रूटमेंट करो, फिर पंगा पालो। उन्हें ऐसा लगा होगा कि काफ़ी टाइम से मंदी चल रही है और आगे भी कुछ समय तो ये मंदी रहेगी, तभी तो उन्होंने निकाला है। आपसे कह रहे हैं कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है।
तभी तो निकाला है। अगर लगता कि थोड़े दिन की बात है तो वो क्यों निकालते? तो उन्होंने कोई रिसर्च किया होगा, उनके मैनेजर्स ने ऐसा मार्केट की जो हवा है उससे पता लगाया होगा कि लगता है अगले कुछ महीने या कुछ साल ऐसा ही हाल रहने वाला है, कार कम बिकेगी अपनी, तो क्यों ना अपने खर्चे को कम किया जाए। अगर टेम्पररी बहुत छोटे ही समय की बात होती तो वर्कफोर्स रिड्यूस करने का निर्णय नहीं लेते। तो पहली बिल्कुल सही पूर्व धारणा होगी। क्लियर है? दूसरा, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। दोस्तों, कंपनी जिन लोगों को निकाल रही है उनके बिना काम चल जाएगा तभी तो निकाल रही है। अगर उनके बिना कंपनी का काम चले ही ना तो उनको नहीं निकालेगी, दूसरों को निकालेगी। तो वर्कफोर्स रिड्यूस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मंदी है और मंदी शायद लंबे समय तक रहेगी, और जिन लोगों को अभी तक नौकरी पे रखा हुआ है वो जितना धंधा अभी है उसे सही सलामत से वो संभाल सकते हैं, ये सोच के ही तो किया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट पूर्व धारणा है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? बोथ आएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? बोथ आएगा। दोस्तों, इस पूर्व धारणा नाम के चैप्टर में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जुड़ा है दोस्तों विज्ञापन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? विज्ञापन से जुड़ा है। एग्जाम्पल देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। कथन में आपसे कहा जाए हमारी कंपनी की चप्पल खरीदिए, यह पत्थर सी मजबूत है। और आपको पूर्व धारणा यानी एजम्पशन में लिखा है लोग आमतौर पर चप्पल की मजबूती की मांग करते हैं। और दूसरा लिखा है लोग भ्रमित होंगे कि यह चप्पल पत्थर की बनी है। दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन, ऐसा एक आध और लिखवाऊंगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूर्व धारणा वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको मेरी बात को समझना है, ज़रा गौर से सुनना। दोस्तों, अक्सर हम विज्ञापन जब देखते हैं तो विज्ञापन में हमको उन चीज़ों पर अट्रैक्ट किया जाता है, विज्ञापन में उन चीज़ों पर जोर दिया जाता है जो उस कंपनी को लगता है कि लोगों को इम्पॉर्टेंट लगती है। जैसे आप देखें कि फेयर एंड लवली जैसी कंपनी, फेयर एंड लवली क्रीम, इमानी जैसी कंपनी फेयर एंड लवली क्रीम बनाती है। अब फेयर एंड लवली का नाम शायद ग्लो एंड लवली हो गया है ना। फेयर एंड लवली जब दोस्तों एक क्रीम है वो बिकती है, जब उसका टीवी पे ऐड देखते हो तो आपसे कहते हैं 7 दिन में पाएं गोरा निखार। वो ऐसा ऐड क्यों देती है? गोरे होने पे जोर क्यों देती है? क्योंकि उसे लगता है कि आम तौर पर भारतीय जनता में गोरे होने का एक बड़ा क्रेज़ रहता है कि मैं थोड़ा गोरा हो जाऊं, मैं सांवला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हो जाऊं। हमारी ऐसी मानसिकता है, और हमारी इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कोई भी कंपनी अपने उत्पाद की मार्केटिंग करती है। आप डिओड्रेंट का ऐड देखते हो, डिओड्रेंट के ऐड में दिखता है कि जैसे ही हीरो ने डिओ लगाया इधर से 4-5 अप्सराएं गले से लिपट गई। अब आपको भी पता है, क्या पता है कि यार ऐसा थोड़ी है कि मैं डिओ लगाऊंगा और 5 लड़कियां चुंबक की तरह आके मेरे से चिपक जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे यहां बोला है कि एक टीवी के विज्ञापन में कंपनी ने बोला था कि हमारी चप्पल पत्थर सी मजबूत है। तो सच में पत्थर जैसी कड़क और मजबूत होगी कि पैर दर्द हो जाए? ऐसा नहीं है, आप जानते हो। डिओ लगाऊंगा तो लड़कियां सच में आके नहीं चिपकेंगी, बस मैं अच्छा लगूंगा, मैं खुशबू आएगी मेरे में से, तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
और हम सब आकर्षित करना चाहते हैं, लड़का लड़कियों को आकर्षित करना चाहता है, इस मानसिकता पे वो आपको हिट करते हैं ताकि आप उनका माल खरीदने पर मजबूर हो जाएं। तो चप्पल का ऐड है दोस्तों, चप्पल के ऐड में बोला है हमारी कंपनी की चप्पल खरीदिए, ये पत्थर जैसी मजबूत है। एक टीवी विज्ञापन में ऐसा बोला गया, यानी लोग आमतौर पर चप्पल के मजबूत होने की डिमांड करते हैं। हमने बोला बिल्कुल सही है, चप्पल मजबूत हो यही सोचते हुए तो लोगों की मानसिकता पे इस कंपनी ने हिट किया। अरे सही बोल रहा हूं। अगर सपोज करो कोई ऐड आप देखें कि हमारी कंपनी के चप्पल में 24 कैरेट गोल्ड लगा है, तो आप कहेंगे कैसा पागल आदमी है, किसको चप्पल में गोल्ड चाहिए? किसी को चप्पल में गोल्ड नहीं चाहिए। सॉफ्ट हो, मजबूत हो, टूटे ना, लंबी चले, घिसे ना। तो कंपनी उन्हीं पॉइंट्स पर दोस्तों विज्ञापन देगी या उन्हीं पॉइंट्स पर प्रचार करेगी जो आपके और मेरे लिए आम तौर पर जनता के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, लोग भ्रमित होंगे कि यह चप्पल पत्थर की बनी है। दोस्तों, विज्ञापन देने वाला लोगों के भ्रमित होने की पूर्व धारणा क्यों बनाएगा? हो सकता है 2-5% बेवकूफ निकले और कहें वो तो पत्थर की चप्पल है। नहीं, आमतौर पे इससे ये मतलब नहीं निकलता कि पत्थर की चप्पल है। मजबूती को पत्थर से कंपेयर किया है कि इतनी मजबूत है ताकि आप अट्रैक्ट हो सकें। तो विज्ञापन के वक्त पे नेगेटिविटी की एजम्पशन दोस्तों गलत मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? यस, बिल्कुल सही है दोस्तों। दिस इज द करेक्ट, ओनली फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? गुड। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, देखिए जरा फटाफट से। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ नोटिफिकेशन टू द इफेक्ट that all the coaching classes must register themselves immediately, giving details of fees, infrastructural facilities and biodata of teachers. सरकार ने कोई नोटिस जारी किया कि सारे कोचिंग सेंटर तुरंत पंजीकरण करवाएं, अपने बारे में बताएं, कितनी फीस लेते हैं बताएं, कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कैसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कैसी आपके पास में आधारभूत सुविधाएं कैसी हैं, ये बताते हुए तुरंत रजिस्टर करवाइए। ऐसा सरकार ने, राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया है कोचिंग सेंटर्स के लिए। पहला पूर्व धारणा क्या है? ऑल दोज कोचिंग क्लासेस विच डू नॉट हैव रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स मे क्लोज डाउन। दोस्तों, जब कॉलेज का पंजीकरण होता है तो बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कैंपस कितना बड़ा है, ये सब पूछा जाता है, क्योंकि कोई फिक्स्ड मापदंड होता होगा। और जब कोई स्कूल या कोई कॉलेज उस मापदंड पे ना खरा उतरे तो उसका पंजीकरण नहीं होगा। वैसे ही जब सरकार ने बोला कि भाई तुम रजिस्टर कराओ, कैसी सुविधाएं दे रहे हो बच्चों को, कितनी फीस ले रहे हो, कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इन सभी मुद्दों पर आपका रजिस्ट्रेशन यानी आपकी जो पंजीकरण है दोस्तों वो टिका होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जो कोचिंग सेंटर इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे उनको बंद करना पड़ सकता है। मे क्लोज डाउन मतलब बंद हो सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण इसी से तो जुड़ा है। दूसरा, सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक बात कही थी, ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द एक कट्टर शब्द है। मेरा कोई भी थॉट दोस्तों आप सब पे लागू नहीं हो सकता। मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% बच्चे को समझ में आएगा, ये हो सकता है हो, परंतु ये मेरी पूर्व धारणा नहीं होगी। आम तौर पर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे समझ जाएंगे, ये मेरी पूर्व धारणा होती है। अब आप कहेंगे सर यहां भी तो सभी लिखा है। मैंने कहा यहां सभी को ढंग से पढ़ो, यहां सभी नहीं लिखा है, पहले में लिखा है वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं है वो बंद हो सकते हैं। तो इस सभी शब्द में कुछ कोचिंग सेंटर ही छुपे हैं जिनके पास में सारी सुविधाएं और शिक्षक नहीं है। वो सभी जिनके पास शिक्षक और सुविधाएं नहीं है, तो वो सभी जिनके पास शिक्षक और सुविधाएं नहीं है का मतलब सारे कोचिंग सेंटर्स में से कुछ। और यहाँ पे सभी कोचिंग संस्थान
अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। मैंने कहा ये पूर्व धारणा तो पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि सारे स्कूल पंजीकृत हैं, सारे प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड हैं, पर सबकी फीस एक जैसी तो नहीं है। मेरी गली के बाहर वाले की बच्चे की फीस 1000 रुपये है और वहीं एक किसी बड़ी CBSE स्कूल की फीस महीने की 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये भी है। तो पता नहीं फीस सेम होगी कि नहीं, वो भी सभी की सेम होगी या नहीं। सभी शब्द कट्टर शब्द है, परंतु कुछ कोचिंग सेंटर्स जिनके पास में नहीं है सारा कुछ सुविधाएं, टीचर्स वगैरह, वो बंद हो सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड करेक्ट है, सेकंड गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। अरे क्लियर है सबको या नहीं? वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। हाँ जी, देखो आदिल खान, संभावनाओं नाम का कोई टॉपिक नहीं होता, पर ये मैं शब्दों में तुम्हें बता रहा हूं कि संभावनाएं और पूर्व धारणा दो अलग चीजें। पॉसिबिलिटीज नाम का कोई टॉपिक नहीं है लॉजिकल रीजनिंग का जो तुम्हें पढ़ना है। एजम्पशंस मतलब होने से पहले की कहानी, क्या क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस होगा। जब मैंने आपसे कहा कि कल वापस से मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ाऊंगा, इसका मतलब कल क्लास लगेगी, तो ये संभावना नहीं है, ये है तो पक्का, परंतु कहा नहीं गया है, पीछे से सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दोज who earn up to 3 lakhs per annum will get the benefit of additional rupees 5,000 under standard education। केंद्र वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है, जो व्यक्ति 3 लाख रुपए प्रति वर्ष अर्जित करता है, अधिकतम है वैसे दोस्तों, ये अप टू लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अधिकतम लिखा है ना, अप टू मतलब 3 लाख से ज्यादा नहीं। हाल ही में घोषणा की है, जो व्यक्ति अधिकतम 3 लाख रुपए प्रति वर्ष अर्जित करते हैं, उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। उसे स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 5,000 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। एडिशनल ₹500 अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ रहे हो? उसे 5,000 रुपए टैक्स वैक्स में बच सकते हैं और 5,000 रुपए उसे कोई सब्सिडी मिल सकती है। पूर्व धारणा है, लोग इस निर्णय का स्वागत कर सकते हैं और सरकार को अपने निर्णय को क्रियान्वित करने में समर्थन दे सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी स्कीम लॉन्च होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही सरकार की बात कर लूं, जब CAA बिल लाया गया यानी सिटीजन अमेंडशिप लाया गया, तो सरकार ने सोचा थोड़ी होगा कि बहुत विरोध होगा, 100 दिन तक शाहीन बाग में लोग बैठे होंगे। अभी किसान बिल आया, तो किसान बिल आया तब पहले से सरकार ने सोचा थोड़ी होगा कि बहुत सारा विरोध होने वाला है हरियाणा पंजाब में। अगर ऐसा सोचते तो वो बिल पास नहीं करते। बिल पास होने के बाद विरोध हो रहा है, वो अलग बात है, परंतु सरकार हमेशा ये सोचती है कि यार अपन ये बिल लाते हैं, इससे ना लोग राजी होंगे, अपने को वोट मिलेंगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो विरोध होगा इज नेवर एन एजम्पशन। स्वागत कर सकते हैं इस निर्णय का, ये बिल्कुल सही एजम्पशन होगा। नेगेटिव होता अगर कि लोग विरोध कर सकते हैं, तो विरोध कर सकते हैं ये संभावना है, विरोध कर सकते हैं पूर्व धारणा नहीं है। समझ रहे हो बात को? सेकंड, इस निर्णय से होने वाले राजस्व की हानि को सरकार सहन कर सकती है। दोस्तों, अगर सरकार की प्लानिंग है कि भैया 5-5 हजार रुपए का बेनिफिट मिलेगा, तो उन्होंने कैलकुलेशन करी होगी ना कि ऐसे 10 करोड़ लोग हैं जिनको ये बेनिफिट जाना चाहिए, तो 5,000 रुपए इंटू 10 करोड़ इतने रुपए होते हैं, इतने रुपए का हानि अपने को सरकार को होगा। तो क्या अपन ये सोच सकते हैं कि नहीं? जैसे दोस्तों 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का जो वो था मुखपत्र था, उसमें लिखा था न्याय योजना के हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे, याद है आपको? तो वो हर महीने 6,000 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये कैलकुलेट करके ही तो वादा किया होगा 6,000 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। राजस्थान में चल रहा है बेरोजगारों को 3,000 रुपए मिलेंगे, तो अगर 3,000 रुपए मिल रहे हैं तो सरकार का नुकसान हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो वो पैसा का नुकसान सरकार वहन कर लेगी, मतलब सरकार को खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे इंतजाम पहले हो गए होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा? बोथ आएगा, यानी दोनों ही पूर्व धारणाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी।
हाँ दोस्तों, एक बार फटाफट से बताओ, क्या ये सभी क्वेश्चन करके आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोरिंग लग सकता है क्योंकि लगातार सर इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। दोस्त बोरिंग क्या है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो 2 नंबर अगर 1 घंटे में पक्के होते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ स्वागत कर सकते हैं की जगह विरोध कर सकते हैं लिखा होता तो हम गलत कर देते। स्वागत करना और विरोध करना दोनों ही संभावनाएं हैं, परंतु पॉजिटिव को आप पूर्व धारणा मानेंगे, नेगेटिव को आप पूर्व धारणा नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, वेपन इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्री एक्स could not detect the presence of chemical weapons in the custody of country Y. X देश के शस्त्र निरीक्षक Y देश के सभी रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए हैं। Y देश में, ये सभी नहीं है यहाँ पे, Y देश में रासायनिक हथियारों का उपस्थिति का पता नहीं लगा पाए। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक्स देश का जो वेपन इंस्पेक्टर है वो वाई देश में रासायनिक हथियारों की उपस्थिति का पता नहीं लगा पाया। The weapon inspector of country X could not detect the presence of chemical weapon in the custody of country Y. जैसे अभी कोरोना को लेकर चाइना पर आरोप लग रहे हैं कि उसकी लैब में बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका जैसे कई देशों ने चाइना में इन्वेस्टिगेशन की जाए क्या कि वाकई ये वायरस उनकी लैब से निकला है या नेचुरली आया है। तो कभी तक हमें दोस्तों चाइना ने कभी अलाउ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को तो डराया धमकाया कि अगली बार अगर ऐसी मांग करोगे तो हम तुम्हारा नुकसान पहुंचा देंगे। तो दोस्तों वैसे ही कोई कंट्री वाई होगी, उसमें भी ऐसे कोई आरोप लगे होंगे। कंट्री एक्स का इन्वेस्टिगेटर, इंस्पेक्टर वहां पे गया, उसने वहां पे देखा तो उसे किसी प्रकार के केमिकल वेपन वहां नहीं मिले। ये कथन में कहा गया है। एजम्पशन क्या है? कंट्री एक्स allowed the weapon inspectors of country Y to inspect weapons. दोस्तों कथन में कहा है कि X वाला Y में जाकर जांच करने जाता ही क्यों? जांच करने गया है मतलब पता चल सकता होगा, उसे पता नहीं चला क्योंकि वहां नहीं है, पर पता चलता होगा तभी तो वो गया है। अगर पता नहीं चल सकता, ये मुझे पहले से पता हो, तो मैं जाके जांच करूंगा ही क्यों? तो ये वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी नाइदर नॉर, ना ही पूर्व धारणा 1 ना ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। नीदर नॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस, वेरी नाइस। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलता हूं और आज के लास्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने रख रहा हूं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। Why don't you go to the court if the employer does not pay you the provident fund contribution? कथन में लिखा है यदि नियोक्ता आपको भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान नहीं करता है तब आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जाते? जैसे दोस्तों मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया कि यार मैंने वो कंपनी छोड़ी थी, 2 साल वहाँ काम किया, मेरा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अटका हुआ है। तो मैंने उससे बोला कि जब तेरी कंपनी तेरे को पीएफ का पैसा नहीं दे रही तो तू कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? यही सेंटेंस लिखा है ना कि तू कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं कर रहा कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सपोज करें आपके मकान में किराएदार खाली नहीं कर रहा है, तो किराएदार खाली नहीं कर रहा है तो तुम केस कर लो भाई, केस क्यों नहीं कर रहे हो, यही बोलूंगा ना। तो अब यहाँ क्या लिखा है सुनना, नियोक्ता और कर्मचारियों में यदि विवाद हो तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। दोस्तों न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है तभी तो आपको कोई सलाह देगा कि तुम कोर्ट क्यों नहीं जाते। अगर कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है, अगर कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है तो कोई आपको कोर्ट की सजेशन नहीं देगा। आपसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें पैसा नहीं दे रही, तुम कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट क्यों नहीं जाते मतलब कोर्ट जाओ शायद भला हो जाए। इसका मतलब कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये सोचना बिल्कुल करेक्ट पूर्व धारणा होगी।
सही बोल रहा हूँ कि नहीं? दूसरा लिखा है दोस्तों, देखो पहला इंग्लिश में बोलता हूँ, कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन मैटर्स, तो भाई इंटरवीन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, तभी कोर्ट की सलाह दी है। दूसरा, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज, नियोक्ता के लिए, मतलब कंपनी के लिए, नियुक्त करने वाले कंपनी के लिए, नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है। दोस्तों अनिवार्य होगा तभी मैं कह रहा हूं कोर्ट चले जाओ, तभी मैं कह रहा हूं कोर्ट चले जाओ। दिवाली पे बोनस नहीं मिला और कोर्ट चले जाओ नहीं बोला, क्योंकि दिवाली पे बोनस देना कंपनी की इच्छा है, पैसा होगा तो बोनस देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। पर सैलरी देना, छुट्टी देना, या छुट्टी में भी काम पे बुलाया है तो छुट्टी के पैसे देना, या जो जो नियम होते हैं उन नियमों में से किसी एक का उल्लंघन होगा, तब मैं जाके तुम्हें कहूंगा तुम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते। तो तुम्हारे पीएफ का पैसा अटका है और वो कंपनी को देना अनिवार्य है और कंपनी नहीं दे रही है, तभी तो मैंने बोला कोर्ट की तरफ जाओ। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर, अनिवार्य है कि मेरे पीएफ का पैसा तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा कंपनी छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपकी दोनों ही पूर्व धारणाएं करेक्ट होंगी, बोथ दी एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक बार कमेंट करके बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा। एजम्पशंस को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एजम्पशंस का मेरा पुराना टॉपिक भी जाकर देखिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। एजम्पशन के साल भर पहले का, 8 महीने पहले का कुछ मिलेगा, उन्हें ज़रूर देखना, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर पाए होंगे, है ना। और कल इसी के जैसा एक और टॉपिक, यानी हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं दोस्तों कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही, कल का हमारा अगला टॉपिक होगा। कल दोबारा आपसे मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उत्कर्ष को और मुझको प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लगातार इसी तरह आप मुझसे जुड़ते जाएंगे तो आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, देश का भी भला होगा। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।